ओके सो डॉक्टर मेहता के यहाँ कुछ इशू है नेटवर्क का, तब तक हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं आज के दिन के। आई होप आई एम ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। प्लीज लेट मी नो अगर आवाज आ रही है एंड स्क्रीन विजिबल है तो। एनीवन? यस। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ मे मंथ। तो इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज आर्टिकल्स वो ये हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वाईफाई थ्रू फाइबर टू होम कनेक्शन इन 1114 विलेजेस ऑफ द स्टेट। ओके, सो आईटीडीए की फुल फॉर्म क्या है? आईटीडीए स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करने वाले हैं कि फ्री वाईफाई फैसिलिटी दी जाएगी इन ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड बॉडीज। कितनी ग्राम पंचायत है? देखो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 1114 ग्राम पंचायत है, वहां सभी जगह ये आपको वाईफाई की फैसिलिटी दे रहे हैं। किसके साथ मिलकर के किया जा रहा है? तो बीएसएनएल के साथ मिलकर के ये आईटीडीए ने एक स्टार्ट किया है ये बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड होनी है। ओके, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? तो टेक्नोलॉजी जो यूज होने वाली वो है एफटीटीएच। व्हाट डज एफटीटीएच स्टैंड फॉर? एफटीटीएच का मतलब होता है फाइबर टू द होम कनेक्शन। अच्छा, अब एक बात सुनो, बीएसएनएल के साथ मिलकर के ये हो रहा है, बट इससे पहले भी क्या था कि भारत नेट वन के अंडर क्या था कि वी हैड टू ले डाउन ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, एंड दैट वाज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बाय बीएसएनएल। ओके, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकली या अगर हम कह सके पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा रहा नहीं है। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। तो इसीलिए दिस न्यू स्कीम और दिस न्यू फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड। ओके, तो वही होगा कि ठीक है, सारे जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सबको वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? ऑब्वियसली जो डीबीटी होता है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, दैट इज एबल टू रीच द पर्सन डायरेक्टली। तो उसमें अगर वाईफाई कनेक्टेड एरियाज रहेंगे तो इट विल बी बेटर एंड इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल कि उनको भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है। इवन ऑल द ग्राम पंचायत एंड ऑल दे आर एबल टू वर्क इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वील डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन। तो उसमें देखो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंकीज का मेनेस जो सभी जगह है। ऑलराइट, मंकीज दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड इवन डोमेस्टिक एरियाज या फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर आकर के बहुत ज्यादा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन कर जाते हैं। उसके अलावा क्या है? एनिमल्स जो और भी है जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो है आपका एक तो एलिफेंट्स। ऑलराइट, एलिफेंट्स जो हमारे उधम सिंह नगर एंड ऑल के एरिया में आ जाते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एज वेल। एंड उसके अलावा आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि जो लेपर्ड्स हैं इवन दे आर एंटरिंग द रेजिडेंशियल एरियाज, दे आर टेकिंग अवे द cattle of so many people, even the domestic or you can say the pets. For example, dogs are being targeted, even the stray animals are being targeted. And it is quite possible that someday you hear the news कि ठीक है भैया आज यहाँ जो है ह्यूमन और लेपर्ड ने किसी ह्यूमन पे अटैक कर दिया। ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी हुए हैं जब जो हमारी महिलाएं होती हैं जब वो घास लेने के लिए जाती हैं इवन विलेजेस एंड ऑल में, तो वहां पर भी उन पर अटैक की न्यूज आती रहती है। ठीक है, तो ये तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो इसको डील करने के लिए क्या किया है हमारी गवर्नमेंट ने? इन्होंने एक प्रिवेंशन फंड बनाया है। ऑलराइट, तो उस फंड का क्या होगा बेसिक फंडा कि अच्छा हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं कि क्या होता है एवरी ईयर 60 to 70 पीपल दे डाई इन द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टेट। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर आप मेंशन करना चाहो कि इतने इतने लोगों की तो मृत्यु हो जाती है और 250 to 300 पीपल दे ऑफन गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। ऑलराइट, तो ऐसे केस की वजह से क्या किया गया है कि एक कॉर्पस फंड 2 करोड़ का गवर्नमेंट ने बनाया है। ऑलराइट, तो इसमें क्या खासियत होगी कि ये जो अमाउंट होगा नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब है कि सपोज किसी ईयर में इसका जो फंड है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो जो फंड के पैसे हैं वो लैप्स हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम यूज नहीं हो पाएंगे। एवरी ईयर जो भी अमाउंट बचेगा वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यूस में रहेगा। ऑलराइट, तो ये किसके अंडर आएगा? ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन सेल जो होगा किसके अंडर आएगा? तो ऑफिस ऑफ चीफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंदर ये
काम करेगा। ऑलराइट, इसका क्या काम होगा? एक तो कलेक्ट करेंगे डेटा कि कैसे कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस तरीके के ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ पेमेंट, ठीक है। कि अगर सपोज कोई ऐसा इवेंट हो गया, किसी को कुछ somebody died और somebody had some kind of an injury, तो उसका प्रॉपर उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, रखेंगे, उसकी भी एक तरीके से मॉनिटरिंग करी जाएगी। देन देन ऑल्सो एनालाइज साइंटिफिकली, अगर किस तरीके के जो इवेंट हो रहे हैं उसको साइंटिफिक एनालिसिस करा जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। Then they'll also study the steps being taken in this regard in other countries and regions. Obviously, human wildlife conflict is not just associated or not just confined to Uttarakhand or India. This happens worldwide. So they'll be taking the examples, they'll be learning from the examples and the various schemes that are being taken and the steps being taken by the various governments. तो वहां से उसको स्टडी किया जाएगा और यहाँ उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। देन वाइल्ड लाइफ सेंसस में भी पार्टिसिपेट करेंगे और अगर कोई टेक्निकल काम होगा तो उसमें भी ये लोग ध्यान देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन टू गिव 2 हाउसेस टू द रेजिडेंट्स ऑफ वाइब्रेंट विलेज। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट तो हो गया है, आपको ये पता है कि जो विलेजेस हैं जो कि बॉर्डर एरियाज के पास है उनके लिए ये है बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से स्कीम कह सकते हैं इसको। तो इस उत्तराखंड के कौन कौन से विलेजेस हैं, तो ये नाम ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नीति, माना, मलारी एंड गुंजी, ठीक है। ये 4 बॉर्डर विलेजेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के अंदर हमारे आते हैं फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, तो ये क्या करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन विलेजेस में लोगों को घर प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे कि ठीक है भैया, वहां रहने को तो तुमने जगह दे दी लोगों को, क्योंकि हमें क्या करना है, चाइना से हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे अगर इन फ्यूचर, तो उसको एक तरीके से रोकने के लिए या उसके लिए हमको प्रिपेयर्डनेस रखने के लिए हम लोग इन जगहों के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो घर तो दे दिया हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अब इनको हम एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? तो क्या करेंगे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी वो खरीदेगी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, एग्स, मीट एक्सेट्रा, जो कि वाइब्रेंट विलेजेस में रह रहे होंगे लोग, उनकी जो आमदनी होगी वो इसके थ्रू हो सकती है कि ठीक है भैया, जो हमारे जो वो कल्टीवेट करेंगे क्रॉप्स, या जो वो कैटल रखेंगे, तो दूध बेचना, फल बेचना, सब्जी बेचना इत्यादि जो होगा, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनसे वो खरीद सकती है। उसके अलावा क्या किया जाएगा, ग्रोथ सेंटर भी डेवलप करा जाएगा हर वाइब्रेंट विलेज में। और आईटीबीपी क्या करेगा कि एक रोड ऑफिसर बनाएगा हर वाइब्रेंट विलेज के लिए। उसके अलावा क्या होगा, मिनी बसेस, देखो तुमने जो है एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तुम लोगों ने घर दे दिया, अब कनेक्टिविटी कैसे दोगे? तो कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की कैसे फैसिलिटीज दोगे? तो कनेक्टिविटी के तो चलो भैया, हम लोग जो है बीआर से डिफरेंट डिफरेंट रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा वो कैसे करेंगे? वहाँ का ट्रेन जो है वहां से स्टार्ट विद तो लोग लैंड इशू आते हैं। वॉइस है ना आप लोगों को? I think there is an issue on the voice.
ओके, आई थिंक वॉइस में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हुआ बीच में। अब आवाज आ रही हो आप लोगों तक? प्लीज लेट मी नो। मैम। यस मैम। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसे दी जाएंगी। तो ठीक है भाई, मिनी बसेस वहां ऑपरेट करेंगी। उसके अलावा अगर लैंड डिस्प्यूट या लैंड राइट्स को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट टाइमली उसको सॉल्व करेगा। ऑलराइट। देन उसके अलावा बात करी जाए अगर टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज की, ऑब्वियसली इस तरीके के जो एरियाज हैं वहां थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती ही है कि भैया डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। तो ऐसे केस में क्या होगा, टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी, विच मीन्स दैट वहां पर वाईफाई कनेक्टिविटी होगी एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट वहां अच्छे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकता है एंड टाइमली ट्रीटमेंट उसको मिल जाएगा। ऑलराइट। तो इस तरीके की फैसिलिटीज वहां पे डेवलप करी जा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए या ह्यूमन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी जाए, वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, कनेक्टिविटी। तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा ताकि वहां पर जो लोग बसने के लिए राजी हो जाएं और खुशी खुशी वहां पर बसने लगे। राइट। नेक्स्ट हम आते हैं। देखो भाई, इस पेज में रेपिटेशन है, वी ऑलरेडी डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, तो ये पेज जस्ट इग्नोर दिस। उसके बाद हम आते हैं 2 लाख साइट्स ऑफ 5G लॉन्च्ड इन गंगोत्री। अब इसमें क्या हुआ है, सॉरी, 2 लाख साइट्स ऑफ 5G लॉन्च्ड इन गंगोत्री। तो उसमें क्या है कि गंगोत्री धाम जो है वहां पर इन्होंने 5G फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात करी है। अच्छा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहली बात, प्रॉपर इंटरकनेक्टिविटी दी जाएगी डिवोटीज को। उससे क्या होगा, एक तो ऑब्वियसली उन लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है वहां और ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज दे विल बी शेयरिंग देयर लाइव, मे बी दे गो लाइव फ्रॉम देयर, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। उससे और लोगों को भी उसमें बढ़ावा मिलेगा कि हम भाई हमें हमें भी जाना चाहिए बिकॉज इतनी फैसिलिटीज वहां पर हैं। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्वेलांस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द यात्रास कैन बी डन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। राइट। तो इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा 5G कनेक्टिविटी। इसलिए 5G कनेक्टिविटी वहां पर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी रही है और गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल भी रही है। ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीएम फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट जर्नी ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन देहरादून टू दिल्ली। अब देखो, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है देहरादून से दिल्ली के बीच में, और इसके साथ ही उत्तराखंड जो है ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवे स्टेशन का। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम ये किसी भी आंसर में या इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज वी कैन मेंशन दिस पॉइंट कि हमारे जो 9 जेम्स हैं डेवलपमेंट के वो क्या क्या हैं। ठीक है, 9 जेम्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोले हैं, उत्तराखंड के 9 नवरत्न क्या हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे पहला क्या है, 1300 करोड़ का रेनोवेशन प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन इन केदारनाथ बद्रीनाथ धाम। सेकंड क्या है, 2005 करोड़ रोपवे प्रोजेक्ट इन गौरीकुंड केदारनाथ एंड गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। ठीक है, पहला क्या था, रेनोवेशन वर्क चल रहा है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का। सेकंड क्या है, रोपवे का काम चल रहा है गौरीकुंड केदारनाथ एंड गोविंद घाट हेमकुंड साहिब में। थर्ड क्या है, हम रेनोवेट कर रहे हैं एंशियंट टेम्पल्स कुमाऊं के, और इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है मानस खंड मंदिर माला प्रोग्राम। फोर्थ क्या है, हम प्रमोट कर रहे हैं होम स्टेज अक्रॉस द स्टेट। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 4000 ऐसे होम स्टेज हैं जिनको रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी हमारे स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, डेवलपमेंट ऑफ 16 इको टूरिज्म प्लेसेस। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन उत्तराखंड। इसमें क्या किया है, इसके अंतर्गत एम्स जो ऋषिकेश में है उसी का एक सब सेंटर ओपन किया गया है उधम सिंह नगर में। सेवेंथ है 2000 करोड़ टेहरी लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एट्थ है टू डेवलप हरिद्वार ऋषिकेश एज द कैपिटल ऑफ योग एंड एडवेंचर टूरिज्म। नाइन्थ है हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन। तो ये 9 जो चीजें हैं ये किसी भी आंसर में है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग मेंस लिखो कोई और, वैसे तो इसमें आपकी जॉब लग जाएगी, बट इवन इफ यू एम फॉर हायर ग्रेड पे जॉब्स तो उसमें भी अगर आंसर मेंशन किया करना पड़े या इवन कहीं एसए वगैरह में भी ये चीज मेंशन कर सकते हो। और अगर बाई चांस इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ लिया
या आपको पता है जो हमारे नवरत्न है डेवलपमेंट के, उसके बारे में कुछ पता है आपको? तो ये 9 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? एक बार और रिवाइज कर लो। फर्स्ट क्या है? रेनोवेशन वर्क कर रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का। सेकंड क्या है? रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है गौरीकुंड केदारनाथ गोविंद घाट हेमकुंड साहिब में। थर्ड क्या है? एंशियंट टेम्पल्स जो कि कुमाऊं के हैं, मानस खंड माला प्रोजेक्ट, मंदिरमाला प्रोजेक्ट के अंदर उनको रेनोवेट किया जा रहा है। फोर्थ है कि होम स्टेज को प्रमोशन किया जा रहा है। फिफ्थ है इको टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है, 16 इको टूरिज्म प्लेसेस को। सिक्स्थ है हेल्थ फैसिलिटीज के लिए एम्स का जो एक सेंटर है वो उधम सिंह नगर में खोला गया है। सेवंथ है कि टहरी लाइक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ का हम लोगों ने इसमें स्टार्ट कर दिया है, काम चल रहा है मतलब। एट्थ ये है कि हरिद्वार और ऋषिकेश को योग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए कैपिटल के तौर पर बनाया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पे काम चल रहा है। राइट, तो ये 9 चीजें होंगी, इसको ध्यान रखना। देन इसमें यही चीज बता रखी है कि किसमें कितना कितना अमाउंट दिया है, तो उसको एक बार रीड कर लेना खुद। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, टाइगर सफारी स्टार्ट हो गई है दून जू में, यानी देहरादून का जो जू है वहां पे टाइगर सफारी स्टार्ट हो जाएगी। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ऑलरेडी ये चलती है। वहां पर क्या होता है कि जिप्सीज यूज करी जाती है। पहले अगर आप लोगों को ध्यान होगा, कुछ टाइम पहले जो सफारी होती थी उसमें एनिमल, जो मतलब एलिफेंट की राइड करी जाती थी, ठीक है? लेकिन अभी कुछ टाइम से ये स्टार्ट हो गया कि एलिफेंट्स का यूज ना करते हुए जिप्सीज का यूज होता है। लेकिन यहाँ क्या किया जाएगा? यहाँ पोल्यूशन और नॉइज को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ जिप्सी। ये इसकी खासियत होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जू जो था, जो ये जो देहरादून जू जिसकी बात हो रही है, कब स्टार्ट हुआ था? 1976 में इसको वन चेतना केंद्र के तौर पर स्टार्ट किया गया था। और मलसी विलेज में ये जो है हमारा, या मालसी विलेज में ये है, वहां पर डियर बहुत ज्यादा हाई नंबर में थे, इसलिए उसको मालसी डियर पार्क भी कहा जाता था। 2012 में इसको मिनी जू के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ये बता रखे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो उसके ऊपर जस्ट गो थ्रू कर लेना। एंड ये ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग चीज लगी कि कार्निवोरस एनिमल्स जो है जू में, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फास्ट कराया जाता है उनसे ट्यूसडे को, उनको उस दिन खाना नहीं दिया जाता। अब ये क्यों होता है? ताकि जो है एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आराम से फंक्शन कर पाए, ठीक है? बट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑल्दो नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, बट ठीक है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी ये बात। नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड एंड गोवा विल बिकम पार्टनर्स इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है दोनों स्टेट्स के बीच में। इससे क्या होगा? देखो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं रोड शोज के लिए, म्यूचुअल फेस्टिवल्स के बारे में फोकस किया जा रहा है, लोकल क्विजीन, फोक कल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? जॉइंटली प्रमोट करेंगे वाटर एक्टिविटीज, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स हो गए, एरो स्पोर्ट्स हो गए, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। और एडवेंचर टूरिज्म, देखो दोनों जो स्टेट्स है ना, उनका बहुत ज्यादा एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म के थ्रू। तो अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर दे और ये कॉन्सेप्ट आया है कि भैया डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी होनी चाहिए देहरादून और गोवा के बीच में, उससे क्या होगा? जितने भी टूरिस्ट होंगे वो दोनों जगह का लुत्फ उठा सकते हैं, या दे कैन एंजॉय बोथ द हिल्स एज वेल एज द सी। मतलब दे कैन गो टू द बीचेस ऑफ गोवा, दे कैन ऑल्सो विजिट द हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड। तो इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है। तो स्पोर्ट्स एंड ऑल होगा। उसके बाद लैंड बेस्ड एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? पैराग्लाइडिंग आएगी, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बलून, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग। देन कौन कौन से एरियाज हैं जहां ये सब चीज हम फोकस करेंगे? टेहरी है, नैनीताल है, बौड़जाल, नानक मत्ता एक्सेट्रा। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज जो होंगी वो है वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, जेट बोट्स, फ्लाई बोर्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है? तो इन सब एरियाज में होगा। उसके अलावा ऑब्वियसली हाँ, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेट्स में, सो विल बी प्रमोटिंग इको टूरिज्म एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलनेस सेंटर। नाउ वेलनेस टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट है। देखो आयुर्वेदिक एंड योगा, ये जो दो फील्ड है आयुर्वेद और योग, इसमें उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और गोवा में भी बहुत ज्यादा स्पास एंड वेलनेस रिसोर्ट्स हैं। तो अगर इनको प्रमोट किया जाए जॉइंटली तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है दोनों स्टेट्स को। उसके अलावा रिच रिच हेरिटेज है दोनों की। कैसे? कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। अब देखो आप जानते होंगे कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे गोवा की बात कर लो चाहे उत्तराखंड की बात कर लो, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के टाइम की इतनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, तो उसकी भी हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री को यूटिलाइज करते हुए, यहाँ के रिच कल्चरल हेरिटेज का यूज करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी हम लोग पार्टनरशिप करके उसमें अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट फ्लाइट होगी गोवा से देहरादून के बीच में, उसकी वजह से टूरिज्म दोनों जगह बढ़ जाएगा। तो आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है आप लोगों तक? प्लीज लेट मी नो अगर आवाज आ रही हो। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इशू है। आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए।
Yes, ma'am, you are audible. ओके 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 ओके, थैंक यू। ऑल राइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट गोवा एंड उत्तराखंड। तो उसमें यही है कि भाई टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वी आर फोकसिंग ऑन कोऑपरेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमर उजाला फर्स्ट ऑनर। तो इसमें क्या किया गया है कि 26 women have been selected from different spheres and they've been awarded। तो उसमें बस ये है कि ठीक है, विमेन के प्रमोशन के लिए, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट बीच बीच में अवार्ड सेरेमनी एंड ऑल होती रहती है। इसको एक बार रीड कर लेना, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा है, इको टूरिज्म अर्निंग्स जो होंगी उसमें पहले क्या होता था कि 20% जो है वो जाता था स्टेट के फंड के लिए, और सिर्फ 80% रह जाता था लोकल कम्युनिटी के लिए। लेकिन अब क्या है कि कैबिनेट ने इस चीज को अप्रूवल दे दिया है कि 90% जो होगी अर्निंग वो लोकल लेवल पर ही रहेगी। अच्छा, इसका क्या फंडा है? वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हम ये कहते हैं कि लोकल बॉडीज को ज्यादा आप फैसिलिटीज दो या उनको प्रॉपर वी कैन से फंड्स दो, ताकि उनको पता है ना लोकल लेवल पे क्या क्या इश्यूज हैं, दे कैन डील विद इट इन अ बेटर वे। अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं इन सब चीजों को तो बेटर रिजल्ट्स आए हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो ये जो है एक वेलकम स्टेप कह सकते हैं हम लोग कि भैया पहले जो है 90 ओनली 80% वॉज अवेलेबल, बट अब 90% अवेलेबल रहेगा। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज जो आप याद रख सकते हो वो ये है कि उत्तराखंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2016। तो 16 इको टूरिज्म साइट्स हैं। इको टूरिज्म से क्या आप समझते हो कि ठीक है भैया, इंडिया सॉरी उत्तराखंड हैज बीन bestowed with such beautiful ecological, we can say, landscape। ठीक है, there are so many people who want to come to the hills in order to enjoy the serene environment, in order to have the okay, in order to have the experience। all right, कि भैया they are talking about fresh air, about all the other facilities that are available। कई लोग जो है इतना ज्यादा महानगरों में रहते हैं तो उनको ये सब चीजें they want to explore these type of things। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाना है, उसी इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो यही फंडा है यहाँ पे इको टूरिज्म का। ठीक है, तो उसी को डेवलप करते हुए देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात इसमें आ जाती है। आप इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप लोग क्या कर रहे हो, टूरिज्म से अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट इको टूरिज्म इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द स्टेट विल सून गेट साइबर फोरेंसिक लैब। अच्छा, अब इसमें क्या था कि पहले जो भी साइबर क्राइम्स एंड ऑल होते हैं उसके जो हम लोगों को सपोज कोई टेस्ट वगैरह करवाना है या डेटा कलेक्ट करना है, तो हम लोग अपने जो भी इस तरीके के कहीं से सैंपल्स मिले फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कहाँ भेजा करते थे? तो है सेंट्रल फोरेंसिक लैब जो कि है चंडीगढ़ में। वहां जाकर के हम लोग अपने आइटम्स एंड ऑल भेजते थे। ठीक है, तो चंडीगढ़ का क्या है, उनके पास कोई भी अगर केस आएगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो चंडीगढ़ को ही देंगे, बिकॉज उनके स्टेट की ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो इस वजह से क्या होता था कि हमारे यहाँ काफी डिले हो जाते थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो इस डिले को मद्देनजर रखते हुए हमारी खुद की अगर हमारे पास फोरेंसिक लैब होगी तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑलराइट, तो इसलिए जो है सेटअप करा जाएगा एक साइबर फोरेंसिक लैब को यहाँ पे। तो साइबर फोरेंसिक लैब से बेसिकली ये है, ओके आई वाज टॉकिंग अबाउट द सैंपल्स। तो सैंपल साइबर साइबर की बात करें तो साइबर क्राइम्स के लिए है बेसिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैंपल्स जो कि कहीं से अगर, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो साइबर क्राइम्स एंड ऑल के लिए अगर कहीं से कोई कंप्यूटर मिला है, मोबाइल मिला है या कोई और आइटम्स मिले हैं तो उसको चंडीगढ़ भेजा जाता था। अब क्या होगा कि यहाँ पर खुद लैब हम लोग बना देंगे तो हम लोगों को डिले नहीं होगा, जो भी हमारे इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंडक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ, 16 प्रपोजल्स अप्रूव्ड इन द स्टेट कैबिनेट मीटिंग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रख सकते हैं, सबसे पहली बात क्या है, सीएम मेरिटोरियस स्कॉलरशिप स्कीम विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम 6 to 12, क्लास 6 to 12। ओके, उसके अलावा ये बता रखा है कि कितना कितना अमाउंट होगा, इसको एक बार देख लेना क्या उसमें। और टीएनसी है, जैसे कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, 70% मार्क्स से ऊपर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इंप्रूव होंगे रिजल्ट्स और बच्चे भी इंकरेज होंगे कि उनको और अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है ताकि उनको स्कॉलरशिप मिल पाए। ऑलराइट, उसके अलावा क्या किया कि फायर डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया 7 कैटेगरीज में एंड उनको अलग अलग फैसिलिटीज दी जाएंगी। देन टूरिज्म डिपार्टमेंट के रूल्स बनाए गए हैं, एरो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग। देखो कई बार ऐसा होता है कि विदाउट लाइसेंस दे ऑपरेट एंड देन सपोज समबडी, अभी जैसे कुछ टाइम पहले इफ यू वुड हैव फॉलोड द न्यूज, तो व्हाट हैपेंड दैट रोपवे जो है नैनीताल में
वहां पे क्या हुआ कि देयर वर सर्टेन फॉरेन टूरिस्ट, और वो करीबन 2 घंटे के लिए उसमें फंसे रह गए, ठीक है। तो वहां पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अब ये तो जो रोपवे नैनीताल में चल रहा है दैट इज ठीक है भैया, लाइसेंस्ड है और उनके पास वहां पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स थे, तो उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन सपोज अगर कहीं पे विदाउट लाइसेंस कोई कर रहा है काम, तो ऑब्वियसली दे इग्नोर ऑल दीज सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो इट इज बेटर टू हैव अ लाइसेंस, ताकि वहां पर लाइसेंस तो तभी मिलेगा ना जब आपके पास सारी फैसिलिटीज हो रिगार्डिंग सेफ्टी एंड ऑल। तो ये लाइसेंस के बिना अगर कोई ऑपरेट करेगा तो उसको फाइन पड़ सकता है अप टू 550,000। सो दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप। उसके अलावा क्या है कि अमेंडमेंट किया गया है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स सर्विस रूल्स में, और ये जो है स्टेट टैक्स कहा जाएगा। इसको भी एक बार देख लेना। देन उसके बाद फाइनेंशियल कमिटी जो होती थी उसमें 1 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको सैंक्शन करने की होती थी, अब उसको इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। उसका अप्रूवल इस कमेटी के द्वारा ही आप ले सकते हो, राइट। देन क्या है, भतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के मैनुअल को अप्रूवल मिल गया। देन ऑब्वियसली इको टूरिज्म की बात की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 10% ही अब जो है स्टेट की तरफ जाएगा, बाकी 90% वो अपने लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। देन ये इंपॉर्टेंट है, देखो भैया, नाउ सिंगल पेरेंट्स इन द स्टेट विल बी एबल टू गेट चाइल्ड केयर लीव फॉर 2 years। पहले क्या होता था, सिर्फ विमेन एम्प्लॉयज के लिए फैसिलिटी अवेलेबल थी, अब इवन द मेल गार्जियंस कैन गेट दिस फैसिलिटी। उसके अलावा अगर किसी का चाइल्ड ऐसा है जिसमें 40% से ज्यादा डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव जो होती है, पहले वो सिर्फ 18 years, मतलब नॉर्मल अगर किसी का बच्चा है, मतलब उनके अंदर कोई ऐसा डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है, तो 18 years तक दे कैन अवेल ऑफ दिस लीव ऑफ चाइल्ड केयर, सीसीएल कहते हैं जिसको। बट अगर किसी का 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो इवन आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड 18 years उसके बाद भी वो सीसीएल अपना ले सकते हैं, ऑलराइट। देन उसके अलावा हाईकोर्ट के डायरेक्शंस की वजह से क्या किया गया है, ऑफिसर ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ द साइट सिलेक्शन कमिटी फॉर स्टोन क्रशर। क्योंकि देखो स्टोन क्रशर जो होता है हॉट मिक्स प्लांट, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन की प्रोबेबिलिटी रहती है, या एक तरीके के कैसे कह सकते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा पोल्यूशन का सोर्स रहता है इसकी वजह से। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो ये होगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर जो होंगे वो यहाँ भी मेंबर होंगे, ताकि सिलेक्शन कमेटी में वो अपना पॉइंट रख सके कि ठीक है इतना ज्यादा पोल्यूशन इस एरिया में ना हो, वो अपने इनपुट दे पाए। उसके अलावा क्या है कि ग्रांट जो है 80 रुपीज का दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ रुपीज 30 पर काउ पर डे टू द गौशालाज बीइंग बिल्ट फॉर डेस्टिट्यूट। अच्छा, डेस्टिट्यूट कैटल से क्या मतलब है कि जो ऐसी आवारा या लाचार जो हमारे पशु होते हैं, जैसे कोई गाय है सपोज वो ऐसी रोम कर रही है around, तो उसको बोला जाता है। तो उनके ध्यान को रखते हुए, उनको उनका ध्यान रखने के लिए गौशाला को पहले 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से मिलता था ग्रांट, लेकिन अब वो जो है 80 करके इंक्रीज कर दिया गया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो है डीएम इसमें पैसे दे पाएंगे, ओके। तो ठीक है, देखो भाई डीएम की पावर के बारे में अगर हम बात करें, तो डीएम की पावर के अंतर्गत ये भी आता है कि ठीक है इस तरीके की कोई भी ग्रांट्स वगैरह होते हैं तो वो भी डीएम के सिग्नेचर से या उनकी परमिशन से पैसे मिल सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो जमरानी बांध है या जो जमरानी डैम है उसमें जितने लोग डिस्प्लेस हो गए, तो उनको जो है 300 acres ऑफ लैंड एट पराग फार्म इन उधम सिंह नगर, वहां उनको डिस्प्लेस किया जाएगा या उनको हस्तांतरित, या एक तरीके से कह सकते हैं कि दे विल बी प्रोवाइडेड अ सब्स्टिट्यूट प्लेस टू लिव इन दिस एरिया, ठीक है। देन जो लिमिट्स एंड नगर पंचायत काला ढूंगी की उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया है। नजूल पॉलिसी जो 2021 की है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 1 और साल के लिए। अच्छा, वही जमरानी बांध जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो डिस्प्लेस फैमिलीज को ये करा गया है कि यहाँ आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जमरानी डैम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो किसके अंडर आता है, दैट इज अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। क्यों बनाया गया है, एक तो सबसे पहली बात इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चरल एरिया जो है 1.5 लाख हेक्टेयर उसमें। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए हल्द्वानी सिटी में। और तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसी वजह से उसको मल्टीपर्पज कहा गया है, क्योंकि ये 3 स्फीयर्स में काम कर रहा है। सबसे पहली बात क्या कर रहा है, we are talking about irrigation water, we are talking about drinking water, and third we are also talking about electricity, all right। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। देन हम बात करते हैं पैच रिपोर्टिंग ऐप। अब देखो पैच से आप क्या समझते हो, पैच मतलब कहीं पर पैच वर्क करना, मतलब किसी चीज को सुधारना, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि एक ऐप लॉन्च करी गई है, उसमें अगर कोई भी पॉट होल्ड रोड्स हैं, मतलब जैसे सड़कों पे गड्ढे आ जाते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी सिटीजन जो है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की फोटो क्लिक करके इस ऐप में अपलोड कर देगा, ठीक है। देन क्या होगा, उसको जो वहां का पीडब्ल्यूडी है यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेगा, और जल्द से जल्द उस पॉट होल को या उस गड्ढे को भर करके उसी एरिया की दोबारा फोटो क्लिक करके आपको भेजेगा। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात पॉट होल फ्री हो जाएंगे, मतलब गड्ढों से मुक्त हो जाएंगे हमारे स्टेट की जो सड़कें हैं। उसके अलावा क्या होगा, 1 वीक का टाइम दिया गया है कि रिसीव, जिस दिन आपको कंप्लेंट रिसीव हो रही है, ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि मॉनिटर किया जाए और जो भी है उस एरिया को जल्दी से जल्दी पॉट होल को क्लोज कर दिया जाए या रोड जो है सही कर दी जाए वहां पर। ऑलराइट। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग जो है जो हमारे डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, उसकी वी कैन से दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स अस। तो दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स और दिस ऐप विल हेल्प देम परफॉर्म बेटर, क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल हो जाएंगे टुवर्ड्स द पब्लिक, और लोगों को भी ये लगेगा कि ठीक है हमारी बात सुनी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट टू टेक बैक राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब देखो ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि कई बार हम लोग पेपर में तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर देते हैं कि ठीक है द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दैट, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, कई बार सक्सेसफुल नहीं रहते। उसी का ये एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले ये जो इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेडियम है हमारे स्टेट का, ठीक है, ये लीज में दिया गया था 30 ईयर्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको वापस ले रही है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को ये दिया गया था ना, वो अपने प्रिस्क्राइब्ड सर्विस कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि वो कंपनी जो थी पहले तो बहुत बढ़िया कंपनी थी, लेकिन फिर वो बाद में बैंकरप्ट हो गई बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, तो इवेंचुअली उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ एंड ये जो है वापस स्टेडियम गवर्नमेंट ने ले लिया है। इसको अगर एक बार देख लेना जरूर, इसको जस्ट गो थ्रू इट, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा एग्जांपल अगर देने को मिला इंटरव्यू में, अगर पूछा गया कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस करती है बट वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर ये एग्जांपल दे सकते हो कि बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट करने में वी कैनॉट अवॉइड दिस अनफोर्सीन और वी कैनॉट अवॉइड दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे हाथ में नहीं है। अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, बिल लाओ इनाम पाओ। ये स्कीम क्या है कि जीएसटी बिल ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा नहीं, बट अगर फिजिकली जाकर कहीं पर परचेज किया और जीएसटी का बिल लेकर के अगर आते हो, तो आपको जो है एक लकी ड्रॉ के थ्रू आपको बाद में अवार्ड मिल सकता है। इस ये क्यों किया जा रहा होगा, तो सोचो इसके बारे में। ऑब्वियसली ताकि जो लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि कच्चा बिल दे देते हैं, तो कस्टमर खुद अगर कहेगा कि नहीं भैया मुझे जीएसटी वाला बिल चाहिए, तो ऑब्वियसली जितने भी जो हमारे इस तरीके की जो शॉप्स हैं जहाँ कच्चा बिल एंड ऑल की रहती है, तो वो जो है आनाकानी नहीं कर पाएंगे। जीएसटी बिल अगर वो देंगे तो ऑब्वियसली जीएसटी का कनेक्शन जो कलेक्शन है जो हमारा जीएसटी का वो बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि ठीक है जो विनर्स होंगे उनको स्मार्ट वॉचेस स्मार्टफोन्स एंड ऑल ये एक तरीके से बात करी जा रही है कि ये दिया जाएगा, तो लोग इससे इनकरेज होंगे और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं बायो फेंसिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक फैसिलिटी हो सकती है। क्या है कि फेंसिंग से क्या समझते हो आप? फेंसिंग मतलब एक तरीके से फेंस क्रिएट कर देना, एक तरीके का बाउंड्री क्रिएट कर देना, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो क्रॉप एरिया में ना आ पाए। इसका क्या होता था कि पहले सोलर फेंसिंग करी जाती थी, लेकिन अब उसको सब्सटीट्यूट करके बायो फेंसिंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि क्या है, सोलर फेंस जो होती थी वो एक तो पहली बात कॉस्टली है, दूसरा उसका मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा खर्चा है, और कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, लेकिन जो लोकल वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो उतना मेंटेनेंस और ऑल की तरफ ना ध्यान दे पाते हैं, ना इतने फंड्स उनके पास होते हैं। तो इसी वजह से ये एक नई जो है एक स्कीम लाई गई है, या एक वी कैन से बायो फेंसिंग इज एन इनोवेटिव वे ऑफ डीलिंग विद द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होगा, बायो से आप समझ रहे हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स का यूज किया जाएगा। किस तरीके के प्लांट्स? ब्लैक बैम्बू, थॉर्न बैम्बू, रैम बैम्बू, जेरेनियम, लेमन ग्रास, वेरियस टाइप्स ऑफ कैक्टस, यूफोर्बिया एंटिकोरम जिसको बोलते हैं त्रिधारा, डेविल्स बैकबोन, ईस्टर्न रेड, क्लीरोडेंड्रम इनोमिस, बोगेनविलिया, गूसबेरी, जट्रोफा कर्कस, दुरांटा इरेक्टा, हाइब्रिड वाइन ट्री, लेलैंड सिप्रस एंड हेमेलिया। तो ये जितने भी प्लांट्स है इसमें सब कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। कई बार हमने ये देखा है कि लोगों जो अपने घर में होते हैं, जैसे ठीक है बंदर आते रहते हैं, मंकीज का बहुत ज्यादा मेनेस रहता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने जो फेंसेस हैं या जो अपनी रेलिंग्स एंड ऑल है उसमें नुकीले या पॉइंटेड चीजों को इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि बंदर जो है उस एरिया में आना अवॉइड करें। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बायो फेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब डिफरेंट डिफरेंट जो ये इसमें प्लांट्स की बात की गई है, इसमें थॉर्न्स होते हैं या फिर स्पाइन्स होते हैं, तो वो अगर एनिमल को चुभेंगे तो एनिमल इस तरीके के एरिया में आना अवॉइड करेगा। तो क्या करा जाएगा कि जो क्रॉप एरिया है, जो क्रॉप लैंड है, उसके अराउंड इस तरीके की बायो फेंसिंग क्रिएट कर दी जाएगी, इन प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा। उससे जो एनिमल्स होंगे, चाहे हमारे जो मंकीज हैं या जो डिफरेंट वहां पर अगर कोई सपोज एलिफेंट भी अगर है, तो वो अवॉइड करेगा ऐसी जगह में जाने, बिकॉज ऑब्वियसली उनको जो थॉर्न्स है चुभेंगे, तो इस एरिया को इस तरीके से बचाया जा सकता है। उसके अलावा ये तो गया
एनिमल्स प्लांट्स की बात। अब अगर हम एनिमल्स का एग्जांपल लें बायो फेंसिंग में, तो बी कीपिंग। आपने कुछ टाइम पहले एक सुना होगा कि मिशन बी करके स्टार्ट किया गया था। उसमें क्या था कि बीज को वहां पर रखा जाएगा, और अगर सपोज कोई एलिफेंट आता है तो सीधा जो बीज होंगे ना, वो उस एनिमल पे अटैक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एनिमल्स जो है, जिस तरीके फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स विल बी केप्ट अवे फ्रॉम द फील्ड्स। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस के बारे में सुनो। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा? फर्स्ट एडवांटेज इज दैट बायो फेंसिंग इज बेटर बिकॉज इट इज मच चीपर। ठीक है, एंड मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन इट्स ओन। थोड़ा बहुत अगर मेंटेनेंस हुआ भी चलो, वो अब जैसे कैक्टस की जो वैरायटी होती है, उसमें तो ये भी नहीं है कि भैया रोज जाकर के पानी डालो, बिकॉज दीज प्लांट्स दे कैन ग्रो वेल ऑन देयर ओन। तो इतना ज्यादा मेंटेनेंस विल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड। उसके अलावा क्या होगा, प्रिवेंट होगा सॉइल इरोजन। देन डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं, वहां के टोपोग्राफी को सूट करते हुए, वहां के क्लाइमेट को सूट करते हुए ही प्लांट सिलेक्ट करे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वहां के इन्वायरमेंट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा हम लोगों को। देन इट इज मच चीपर, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रैंड ब्रॉन्ज ओम वेइंग 60 क्विंटल्स विल बी इंस्टॉल्ड इन केदारनाथ धाम। इसको एक बार रीड कर लेना कि ठीक है भैया, ये जो फोटो दी हुई है, तो ये जो है बनाया गया है एक कंपनी जो है गुजरात की, वहां से बनाया गया बड़ौदा में, और ये जो है इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं। देन बात करते हैं इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन 2023। तो इसमें यही है कि भैया उत्तराखंड में जो आयुष मंत्रालय है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कह सकते हैं आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, देन वी टॉक अबाउट यूनानी सिद्ध होम्योपैथी, तो उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स एंड ऑल लेकर के आती है। उसी का एक एग्जांपल ये है। इसमें यह है कि कोई अगर इस बैकग्राउंड का है, कोई अगर होम्योपैथिक बैकग्राउंड है किसी का, तो वो ध्यान रखना कि फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, तो वह है सैमुअल क्रिश्चियन हैनेमैन। तो होम्योपैथी को इनकरेज करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये ध्यान में रख सकते हैं कि आयुष मंत्रालय की या जो डिफरेंट हमारी और भी जो होती है हमारे आयुष से रिलेटेड जो है, उसको इनकरेज करने के लिए उत्तराखंड में ये स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल गिव 75% सब्सिडी ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट्स टू सिंगल वुमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। वही उसमें फीचर्स हैं कि भैया ठीक है, दे कैन वर्क इन द फील्ड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ब्यूटी पार्लर, टी शॉप एक्सेट्रा। बेनिफिट के लिए क्या है कि 22 से 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 72,000 रुपीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए क्या कर रही है या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है, तो ये स्कीम मेंशन कर सकते हो। नाम क्या है स्कीम का? एकल महिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं, कोई जीआईए नहीं है, हाँ ये इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज जीआईएस। जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए किस तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या बेनिफिट होगा। कभी भी लैंड डिस्प्यूट रहता है, अगर हमारे पास सारा का सारा जो डेटा है वो कंप्यूटराइज्ड है या डिजिटलाइज्ड वर्जन में है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा हम किसका यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग एरियल लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। एरियल मैपिंग करी जाएगी। जीपीएस एडेड एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विद ऑनबोर्ड पोजिशनल एंड आईएमयू सेंसर्स का यूज किया जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर यूटिलाइजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स। कैसे? लैंड डिस्प्यूट का कोई भी इशू हुआ, अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले के टाइम पे ये होता था कि जैसे अभी हम बात करेंगे पीएम आवास योजना की, और सपोज किसी ने कहा ठीक है भैया, यहाँ हमने इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर पर्सन को, मिस्टर ए को, हम लोगों ने जो है एक घर प्रोवाइड कर दिया है, घर उनका बन गया है पीएम आवास योजना के अंडर, और उनको घर मिल चुका है। अब इतने दूरस्थ इलाके हैं, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जिस एरिया की बात करी जाए वहां जाकर के कोई स्क्रूटनाइज करे, और स्क्रूटनाइज भी करोगे या चेक भी करोगे तो कितने सारे एरियाज कवर कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या है कि 100 में से 10 चेक कर पाओगे। हर जगह जाकर के तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो मैन फोर्स है उसको और भी तो काम करना है। तो ऐसे ऐसी जगह में क्या होता था, कई बार लोगों को घर वगैरह कुछ मिला नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं मिले, लेकिन हाँ उनके नाम पर ये हो चुका है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको घर अलॉट हो चुका है। और एक्चुअल में ग्राउंड में देखा जाए तो उनको कुछ हुआ ही नहीं अलॉट, ना उनका घर बना है। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल, अब जितने अगर आप जानते हो कि तो अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको ये होता है कि आप वहां पे पूरे कोऑर्डिनेट्स मेंशन करोगे, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एक्सेट्रा हैज टू बी प्रोवाइडेड। सॉफ्टवेयर में पूरा अपडेट करोगे। उसके बाद क्या होगा, सैटेलाइट्स के थ्रू चेक किया जाएगा कि जो ये क्लेम किया जा रहा है एक्चुअल में वहां पे कोई स्ट्रक्चर है भी कि नहीं, बस हवा में बोल दिया गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर अगर लैंड डिस्प्यूट है, सपोज समबडी सेज दैट ये जो लैंड है ये मेरी है, एंड समबडी एल्स इज आल्सो क्लेमिंग इट। अब जब रिकॉर्ड्स ऑलरेडी डिजिटलाइज हैं, हमारे पास पहले से रिकॉर्ड्स हैं अवेलेबल, तो वी कैन इजीली कम अप विद अ सॉल्यूशन। जो तहसीलदार के कोर्ट में अगर कोई ऐसा मामला आता भी है, ये आप ध्यान रखिए, बिकॉज नायब तहसीलदार के लिए आप सभी लोग कोशिश कर रहे हैं,
उस जॉब के लिए। तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता भी है, उसका रिड्रेसल कैसे करोगे? जब डेटा है आपके पास अवेलेबल, तो वहां से आराम से आप कर सकते हो कि ठीक है, यूल कम टू नो हु इज द वन हु इज लाइंग, मिस्टर ए और मिस्टर बी, किसकी है वो लैंड, डिजिटल रिकॉर्ड में सब अवेलेबल होगा। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा क्या है, यूएल पिन की इंपॉर्टेंट है, जैसे आधार नंबर होता है हर किसी का, तो वहां पर क्या है कि भू आधार नंबर दिया जाएगा हर लैंड को, वो प्रिपेयर हो रहा है। यूएल पिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर एरिया को हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस पर्सन को बिलोंग कर रहा है। या ऐसा तो नहीं है कि किसी गवर्नमेंट एरिया को इंक्रोच करते हुए उसको क्लेम किया जा रहा है एज अ रेजिडेंशियल एरिया या रेजिडेंशियल, सॉरी, किसी किसी गवर्नमेंट लैंड को क्लेम किया जा रहा है कि ठीक है भैया, दिस इज माय एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसे इंस्टेंसेस को भी इसमें सॉल्व करा जा सकता है। देन श्री अन्न महोत्सव हुआ था हमारा हाथी बरकाला में, देहरादून में, ठीक है। तो इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2023 जो है हमारा, 2023, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मिलेट्स ईयर बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू encourage द cultivation and also trying to promote the coarse grains. तो जो उत्तराखंड में ग्रो करती हैं these coarse grains, तो millets, that includes मडवा, झिंगोरा, चौलाई, ठीक है। तो एमएसपी भी इनके लिए प्रोवाइड किया जाता है, और एमएसपी का जो है ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। दिस नॉट ओनली encourages the farmers to produce millets but also helps the different people, because क्या है कि these millets they are rich source of proteins and other vitamins as well। तो उनकी हेल्थ के लिए भी ये काफी बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट राइस एंड व्हीट। तो इस तरीके से कोर्स ग्रेन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट, इन ऑर्डर टू एंड द मोनोपोली ऑल्सो। सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तराखंड को फर्स्ट प्राइज मिला है 2 consecutive years के लिए फॉर डूइंग गुड वर्क इन द स्टेट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोगों को जो है उत्तराखंड को 2 साल कंटिन्यूसली अवार्ड भी मिल चुका है। Chief Minister presented Hospitality and Tourism Excellence Award to entrepreneurs and businessmen associated with tourism sector। तो ये भी है कि भैया आप अवार्ड दे रहे हो, तो उससे यही होगा कि टूरिज्म एंड ऑल को बढ़ावा मिलेगा। नॉट मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम ये इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पे क्या है कि संपर्क करके एक फाउंडेशन है, उसके साथ क्या किया जाएगा, टीवी सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर स्कूल को। टीवी डिवाइसेस के अलावा मैथ्स इंग्लिश किट, संपर्क दीदी ऑडियो बॉक्स, 500 लेसन प्लान्स, लेसन वीडियोस, एक्टिविटीज एंड ऑल विल बी प्रोवाइडेड। तो इस तरीके से ये है कि भैया बच्चों को वहां पे इंकरेज किया जाएगा। दे विल बी सेवरल अदर वेज इन विच पढ़ाई के साथ साथ मतलब इंजॉय करते हुए लर्निंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, इंगेज किया जाएगा उनको। इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम को डेवलप किया जाएगा। तो वही है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर यही है, चंपावत से ये चीज स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ है नहीं इसमें खास। देन चीफ मिनिस्टर ने सेवरल प्रपोजल्स टू हेल्प जर्नलिस्ट। तो भैया भैया एवरी स्फीयर गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एवरी स्फीयर, जैसे चाहे एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लो, जर्नलिस्ट की बात कर लो, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, वीमेन को भी अवार्ड दिए जा रहे हैं, सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सब है कि क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। उसमें क्या है, चीफ मिनिस्टर जर्नलिस्ट सम्मान पेंशन योजना की भी बारे में बात करी गई है, ठीक है। देन ऑल विलेजेस ऑफ उत्तराखंड विल बी फ्री फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। अब इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन एस्पेक्ट से भी। जो हमारे उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल है स्टेट में, 2013 से ये स्टार्ट चुका था। अच्छा, अब क्या है, रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है हरिद्वार में, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वहां पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। फिर वही चीज है कि भैया प्लास्टिक वन टाइम जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक उसको तो बैन कर ही दिया गया है। तो यही है कि प्लास्टिक इज वेरी बैड फॉर द इन्वायरमेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल होता है, इसलिए ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, ठीक है। एंड कलेक्शन किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट का। उसके अलावा बात करते हैं, सीएम लॉन्चेस ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार क्या होता है, चालान होता है, ठीक है, एंड कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर करप्शन का भी फंडा आ जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल सपोज दे आर नॉट वेयरिंग देयर हेलमेट्स और दे आर गोइंग बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट। ऐसे केस में व्हाट डू दे डू कि भैया ठीक है, विल पे द पुलिस, वहां पर जो भी होंगे कांस्टेबल एंड ऑल। तो इस तरीके से क्या है, करप्शन को भी एंड करने का ये एक अच्छा तरीका है। क्या है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम आ जाएगा। उससे क्या होगा, कोई भी व्हीकल अगर जा रहा होगा ना, उसका आराम से वहां पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा कि ये इसका प्लेट नंबर है। और अगर वो बाई चांस ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है तो उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि कैमराज होंगे, सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और वो वाहन पोर्टल और ई चालान पोर्टल से एसोसिएटेड या इंटीग्रेटेड होंगे। तो ऑटोमेटिकली उनका चालान जो है जनरेट हो जाएगा उनकी नंबर प्लेट के बेसिस पे, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो इससे ऑब्वियसली करप्शन भी डील हो गया, दूसरे लोग थोड़ा डरेंगे तो अपना जो स्पीड लिमिट एंड ऑल है उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेलकम स्टेप। नेक्स्ट बात करते हैं सोमनाथ मेला मासी 2023। अब ये जो सोमनाथ मासी मेला ये कहाँ होता है, दिस इज ऑन द रिवर,
अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू से, लेकिन अगर कोई इस एरिया से है, ठीक है, यानी अल्मोड़ा या रानीखेत एंड ऑल से अगर कोई है हमारे बीच में, तो उनसे हो सकता है ये पूछा जाए, ठीक है, कि आप क्या इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैसाख के लास्ट संडे को ये स्टार्ट होता है और इसको सल्टिया मेला भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दो फैक्शंस होते हैं या दो ग्रुप्स होते हैं और उनके पास अपने अपने फ्लैग्स होते हैं। देन व्हाट डू दे डू, ये जो इंपॉर्टेंट है आपके जो वी कैन से द ट्राइब्स और द पर्टिकुलर पीपल दोज हु आर एसोसिएटेड विद दिस, तो वो कौन है, पली पछाऊ, मासीवाल एंड कनोडिया, ठीक है। व्हाट डू दे डू, रामगंगा के बैंक्स में, ये सोमनाथ टेम्पल के पास में, दे स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द रिवर। और फिर ये होता है कि जो स्टोन्स थ्रो करे जा रहे हैं उसका जो वाटर स्प्लैश होकर आपके ऊपर आएगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी होली। तो इस तरीके का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर एंड ऑल। तो वहां से अगर कोई है तो इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट है कि सीएम लॉन्चेस न्यू फॉर्मेट। अब देखो सीएम हेल्पलाइन नंबर अगर पूछा गया आपसे, सपोज इंटरव्यू पैनल ने बोला कि क्या आप जानते हो कि सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये याद रखना 1905 है सीएम हेल्पलाइन नंबर। और इसमें क्या होता है, पहले तो क्या था कि सिर्फ फोन कॉल की फैसिलिटी थी, लेकिन अब क्या किया गया है, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल एक्सेट्रा हैज आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। उससे क्या होगा कि आप जो है कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हो साइमल्टेनियसली, और इसको है बार बार रिव्यू किया जाएगा। और सीएम ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, सबसे पहले तो यही करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। कोई भी इशू है पहले उसको तहसील लेवल पर डील करो। आप सब लोग कोशिश कर रहे हो कि आप लोग नायब तहसीलदार के पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाओ, तो ये ध्यान रखना सबसे फंडा इंपॉर्टेंट क्या है, इंश्योर किया जाएगा कि सबसे पहले लोकल लेवल पे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर वो तहसील लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकती तब वो डीएम के पास जाए प्रॉब्लम। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फोकस फोर्स हम लोग जो है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तभी जाकर के वो गवर्नमेंट लेवल तक आए। ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज के लिए सीएम को अप्रोच किया जाए। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इवन तहसील एंड ऑल में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन लोगों को एक तरीके से कहा जा सकता है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ उनका ये फर्ज है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह बिहेव करें, गवर्नमेंट की जो सॉरी पब्लिक सर्वेंट की तरह बिहेव करें, और पब्लिक की जो भी समस्या है उसका निदान करने में पूरी तरीके से सहयोग करें, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जनसंपर्क दिवस ऑर्गेनाइज करना चाहिए फर्स्ट और थर्ड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ एंड द फोर्थ ट्यूसडे। डीएम शुड सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स बाय ऑब्जर्विंग जनसंपर्क दिवस, जन समर्पण दिवस इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी है कि ठीक है, दिस फैसिलिटी हैज आल्सो बीन स्टार्टेड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और पब्लिक की प्रॉब्लम को सुनने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर रिलीज द बुक साइबर एनकाउंटर्स। तो ये किसने लिखी है, तो ये हमारे जो डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, और ये फॉर्मर डीओ साइंटिस्ट जो है ओपी मनोचा, उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो ये हमारे जो डीजीपी हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम था खाकी में इंसान, और इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की पढ़ाई वगैरह कहाँ से, उसको एक बार खुद रीड कर लेना। अच्छा अब इम्पोर्टेंट, तुंगनाथ टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो तुंगनाथ टेम्पल जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और क्या है, हाईएस्ट शिवालय है अबव द सी लेवल इन एशिया, ठीक है। तो इसको एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। अच्छा इस तरीके के जो डिक्लेरेशन होते हैं ना, दिस इज, ऐसे तो आप कोई चेंज नहीं लाओगे, लेकिन हाँ ठीक है, पीपल विल कम टू नो अबाउट इट। अब जैसे ऐसा हुआ है नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट बन गया, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल विल कम टू नो कि ठीक है ऐसी भी कोई प्लेस है। तो उससे ऑब्वियसली टूरिज्म विल इंक्रीज, और टूरिज्म विल इंक्रीज मतलब वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वहां के एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज द बेसिक रीजन वाई इस तरीके के डिक्लेरेशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री बीआरओ ओपन अ कैफे इन चमोली। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कैफे खोला है चमोली में, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पर खाने एंड ऑल की सुविधाएं हैं, और इस तरीके से वो काम करता है, ना सिर्फ रोड्स एंड ऑल कंस्ट्रक्शन में, बट कैफे एंड ऑल भी वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स विल गेट बाइलिंगुअल बुक्स इन उत्तराखंड स्कूल्स। ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि अब क्या होगा कि हर सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। उससे क्या होगा कि ट्रांसलेशन इजिली हो जाएगा, और अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो वो दोनों लैंग्वेजेस में उसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजन देख लेते हैं उत्तराखंड कैबिनेट के। देखो जैसे नीति आयोग है ना, उसी तरीके से सेतु जो होगा, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। जैसे नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसी तरीके से सेतु यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड को अप्रूवल मिल चुका है। अच्छा उसके अलावा क्या क्या किया इस कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड गवर्नमेंट ने, तो देखो चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर फोकस किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा क्या होगा, जो हमारी नर्सेज एंड ऑल है उनको एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी एंड ऑल जापान में देने के लिए भी एक स्कीम स्टार्ट करी गई है। उसमें क्या होगा, 20% जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा फॉरेन लैंग्वेज सीखने में, वो गवर्नमेंट उसको बेयर करेगी, ठीक है।
उसके बाद कोई अगर यूथ लोन लेते हैं ट्रेनिंग, वीजा, एयर टिकट एक्सेट्रा के लिए, तो 75% ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लोन अप टू 1 लाख विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट उसको पे करेगी, ठीक है। एंड सेतु जो होगा वो चेयरमैन किसके किसके अंडर काम करेगा, तो चीफ मिनिस्टर के अंडर। जैसे हमारे क्या है ना, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। उसी तरीके से जो सेतु होगा उत्तराखंड के लिए, उसके जो चेयरमैन होंगे वो सीएम होंगे, और वाइस चेयरमैन को होंगे कौन होंगे, प्लानिंग मिनिस्टर होंगे, ठीक है, या फिर अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द सीएम। ठीक हो गया। उसके बाद 2 करोड़ जो है फंड होगा सेंटर से, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कॉन्स्टिट्यूट ध्यान रखेगा। उसके अलावा क्या किया है गवर्नमेंट ने कि ठीक है भैया, वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, कंप्यूटराइजेशन होगा इन हॉस्पिटल्स का, और उसके बाद जो परचेज होता है हॉर्स या म्यूल का, तो उसमें भी इनकरेज किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। 9% सब्सिडी दी जाएगी लोन इंटरेस्ट में फॉर बाइंग मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स से आप क्या समझते हो, मिल्क एनिमल्स वो होते हैं जो कि दूध देते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है मिल्क एनिमल्स। उसके अलावा शीप, गोट्स एंड हेंस, तो इस तरीके से मतलब एनिमल हस्बेंड्री को भी इंकरेज करने के लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। उसके बाद उत्तराखंड क्या लेकर के आई है, फॉर्डर पॉलिसी लेके आई है 2023। उसमें क्या किया गया है, 66 करोड़ जो है वो खर्च करेगी गवर्नमेंट टू प्रमोट ग्रीन एंड ड्राई फॉर्डर प्रोडक्शन। 10 स्ट्रॉ स्टोरेज हाउसेस को भी बिल्ड किया जाएगा, और नेचुरल कैलामिटी के केस में अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हो, ताकि उसके लिए कॉर्पस फंड भी क्रिएट किया गया है। अच्छा, हम अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट फायर्स, और उसमें किसी ने ये सजेस्ट किया था कि पिरूल कलेक्शन है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट वहां पर आप लोग ध्यान रखना, या फैक्ट जो है उसको क्लियर कर लो, कि अभी जो है रेट 1 रुपीज पर केजी नहीं है, जैसा कि उसमें डिस्कशन में किसी ने बोला था, वो 2 रुपीज केजी है, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके 3 रुपीज पर केजी कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन सेल तो हमने बना ही दिया है, फॉर्म कर ही दिया है। उसके अलावा क्या होगा कि कंपेंसेशन जो होगा वो इमीडिएटली मिलेगा, और उसके लिए हमने जैसे पहले डिस्कस किया 2 करोड़ का फंड क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं विजन पेपर 25 संकल्प 2022, जिसको रिव्यू किया गया चीफ सेक्रेटरी द्वारा। और एक्स सर्विसमैन जो है उनको मैक्सिमम एडवांटेज मिले, इसके लिए जो है एक स्कीम भी लॉन्च करी गई है, जनरल विपिन सिंह रावत एक्स सर्विसमैन क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसके अलावा डेवलपमेंट जो है रोड्स का, टनकपुर, रामनगर और हल्द्वानी में मानसखंड सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, उसको भी थोड़ा ध्यान दिया गया। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके प्रोडक्ट्स को एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो आराम से अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए, इसकी तरफ भी ध्यान दिया गया है। और जन औषधि केंद्र को और ज्यादा इंक्रीज करा जाएगा, इस पे भी फोकस किया गया। उसके अलावा इको टूरिज्म की बात करी गई, इको टूरिज्म बार बार आ रहा है, तो हो सकता है इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए आने वाले टाइम में। देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इसको डेवलप करने की बात करी जा रही है। एंड ऑल्सो स्कूल्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रोवाइडिंग हॉस्टल्स अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथनिंग द कॉलेजेस अंडर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्टर, जो ये हमारे एस एस संधू हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनॉग्रेट किया ट्रेनिंग मॉड्यूल अंडर मिशन कर्मयोगी। अब आपको पता ही होगा मिशन कर्मयोगी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया। तो जो हमारा आर एस टोलिया उत्तराखंड अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है नैनीताल में, वहां पर जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। अब बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को मौका मिले और ट्रेनिंग में जाने का। हालांकि आई थिंक लोअर पीसीएस की ट्रेनिंग तो ज्यादातर अल्मोड़ा में होती है, एंड फिर भी एक वीक की जो ट्रेनिंग है वो आई थिंक नैनीताल में होती है। तो अब जल्दी से प्रे करो कि आप लोग सिलेक्ट होकर के यहाँ पहुंचो, फिर आप भी ये इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को बेसिकली फॉलो करते हुए सीखोगे कई सारी चीजें, ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम आते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो जो एक्ट्रेस हैं डॉक्टर आरुषि निशंक, शी रिसीव्स द फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड। तो ये शेख याकूब अल अली एंड एच ई अरेफा अल फहाली फलाही ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड्स में इनको दुबई में ये अवार्ड मिला, ठीक है। तो दिस इज ऑल। तो इस तरीके से हमारे जो है मे के करंट अफेयर्स कवर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हमारे सिर्फ जून का रह गया, क्योंकि जुलाई का अभी तक आया नहीं है। जैसे जुलाई का आएगा वील डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। तो अब अगर डॉक्टर मेहता अवेलेबल हैं तो आई थिंक सेशन कर सकते हैं हम लोग, सीवी सेशन। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। तो लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, ओके। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना जो डिस्कशन हुआ आज उस पे? अरे वेट वेट वेट, लेट अस फर्स्ट हैव द ग्रुप डिस्कशन, अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाएगी। 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद सीवी सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, चलो भाई, आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो सजेस्ट 5 ways टू डील विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन उत्तराखंड।
एनीवन सजेस्ट 5 वेज, 5 तरीके बताइए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए या डील करने के लिए। एनीवन? बताओ भाई, एक तो अभी हमने अभी आज ही डिस्कस किया है बायो फेंसिंग वाला, उस पे बोलो कुछ और भी बताओ। 5 वेज बताओ किस तरीके से डील किया जा सकता है। यस मैम, एक तो बायो फेंसिंग ही है, हम्म और एक जो है जैसे हमारे पंचायत वन होते हैं, तो उनकी डिमार्केशन सही से हो कि मतलब गांव वाले जिसमें चारा पत्ते इकट्ठा कर पाए, तो वो जो है रिजर्व फॉरेस्ट अलग हो। ओके। और और बताइए, और कोई ऐड Good करना evening, ma'am. चाहें? Ma'am, I would like to add some points. Ma'am, right? अब इसमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है या फिर वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? No, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मतलब can you repeat the question? I'm just a little bit getting confused. Suggest 5 ways to deal with human wildlife conflict in Uttarakhand. Yes, okay. Ma'am, there are 5 ways to deal with this wildlife and human conflict as population is increasing, so the Hmm. land encroachment is happening either in Hmm. agriculture form or as well as in urban urban form. So, ma'am, Hmm. firstly, we should create more protected areas and buffer zones, Hmm. especially in the एग्रीकल्चर फील्ड एरिया या एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट एरिया के जो बीच में एक बफर जोन बनता है जिसमें वी कैन क्रिएट इट. Secondly, the Hmm. biofencing, Hmm. which we have discussed today. Biofencing could be of planting more trees or bushy or shrub plants. Hmm. Secondly, ma'am, the eco corridors Hmm. that are being built as well as more are being passed for like Hmm. highways or creating the pathways for the wildlife to cross Hmm. the roads or like tigers or elephant tunnels. Hmm. This and second, ma'am, third, कि create a community awareness and create more awareness programs with the help of NGOs as well as with forest department and Hmm. the local communities, and they should participate in reducing the conflict instead of killing or like creating a nuisance. They should support the forest department to catch the wild animal and Hmm. protect the human community. ओके ओके, वेरी गुड पॉइंट्स, वेरी नाइस। और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहें? कोई और अगर कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहें इसमें? मैम एग्रीकल्चर एरिया के वहाँ पे हम कुछ सेंसर लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिससे जो नॉकटर्नल एनिमल्स हैं अगर वो रात में अटैक करते हैं तो उससे जो फार्मर्स हैं उनको सेंसर के थ्रू वो सचेत हो सकते हैं। ओके, गुड पॉइंट। और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहें? और पॉइंट्स बोलो भाई, ये तो काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें और भी बोल सकते हो। Ma'am, I would like to add some point. One more point. मैम जैसे हाइकिंग पे जाते हैं, कैंपिंग्स में जाते हैं, तो वी थ्रो फूड आइटम्स स्पेशली मतलब इन फॉरेस्ट और द नियर बाय एरियाज, तो मैम उससे एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो हाँ मैम, वो अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन एंड एनिमल का, तो वी शुड स्टॉप दिस। ओके, यस मैम। या ओके। और हाँ यस मैम, या फिर जो फॉरेस्ट टूरिज्म है या फिर उसके लिए भी थोड़ा सा और सैनिटाइज किया जाए लोगों को, कि या अवेयरनेस फैलाई जाए, नो फूड आइटम शुड बी अलाउड इन फॉरेस्ट और इन सच एरियाज। दिस कुड आल्सो बी ओके, added. मतलब these points. I guess मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कोई आ गया था। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके।
Yes, ओके, ma'am. और कोई कुछ अगर कहना चाहे? आज ही एक और पॉइंट डिस्कस हुआ है, उसमें अगर कोई कर पाए उसको कोरिलेट। फॉर्डर के बारे में कुछ बात करी थी, उसको कैसे कोरिलेट करोगे इससे? सोचो जरा। हमने कहा था कि अगर कहीं नेचुरल कैलामिटी आ रही है तो फॉर्डर सफिशिएंट प्रोवाइड करा जाए, उसको कैसे कोरिलेट करोगे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से? सोचो जरा थोड़ा। हम्म, एनीवन? चलो ठीक है, कोई और कुछ कहना नहीं है ना किसी को? तो ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन, कोई कुछ बोल रहे हैं तो बोलो। हेलो मैम। बताइए बताइए। मैम जैसे बताइए। आज का उत्तराखंड स्टेट है हमारा, यहाँ पे हम्म। जो एनिमल ज्यादातर लेपर्ड और बाघ वगैरह होते हैं, तो हम्म। वो जो एरिया है हमारा उत्तराखंड का, उसके अकॉर्डिंग अब ज्यादा हो गए हैं। अभी भी जो टाइगर सेंसस हुआ था, हम्म। उसमें सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट बाघ उत्तराखंड में है, बट जो यहाँ का एरिया है वो कम है। तो उस हम्म। वजह से क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट उनका भी जो जनसंख्या वाले ह्यूमन पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे बढ़ रहा है, और हम्म। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी शिफ्ट हो रही है जंगलों की तरफ, उधर घर बना रही है, तो उनका भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ओके, राइट। बस यही पॉइंट था मेरा। ओके। मैम, और जानवरों का कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उसको हमने ज्यादा उसमें करना चाहिए, ज्यादा मेथड से हम्म। उसमें एक तेजी लानी चाहिए, जैसे बंदर और मोस्टली बंदरों का कॉन्ट्रासेप्शन। और मैम हम्म। जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका अगर रेडियो कॉलर से उनको मॉनिटर किया जाए तो हम्म। उनका जो इंक्रोचमेंट है उसको मॉनिटर और रेगुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, काफी अच्छा पॉइंट बोला आपने। आई वाज लुकिंग फॉर दिस ओनली, ये जो कॉन्ट्रासेप्शन वाली आपने बात करी, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे? काफी अच्छा पॉइंट बोला है अभी हमारी एक फेलो एस्पिरेंट ने। और कोई अगर थैंक कुछ यू। कहना चाहे? यू वेलकम। ओके, और कोई? एनीवन? देखो भाई, डिस्कशन से ही पॉइंट्स आएंगे, और अगर कोई किसी को कोई भी आ रहा है पॉइंट तो अभी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। मैम जैसे बंदर ह्यूमन एरियाज में ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है उनका, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ अगर जो ट्रीज हैं जिनमें जो वो खा सकते हैं, जिन एडिबल्स फ्रूट्स वगैरह है, अगर उन ट्रीज को हम ज्यादा से ज्यादा लगाने की वो करें तो उनका जो रुख है वो जंगलों की तरफ रहेगा, मतलब वहाँ रह सकते हैं वो। अगर उनको गुड। जंगलों में ही खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाए, ऐसे फ्रूट्स या ऐसे प्लांट्स कुछ हम वहाँ ज्यादा ग्रो करें तो। राइट राइट, वेरी नाइस पॉइंट। सही है भाई, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल गए। और अगर किसी को कुछ कहना है तो अदरवाइज कंसोलिडेट करते हैं टॉपिक को। पॉइंट्स आप ही लोगों के बीच में से आए हैं, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं। कोई और कुछ अगर ऐड करना चाहें? ओके, तो भाई काफी अच्छे पॉइंट्स आए हैं। अब एक बार थोड़ा देख लो। तो आप ही ने जैसे बोला कि सबसे पहली बात तो बफर जोन एंड ऑल को क्रिएट किया जाए, इको कॉरिडोर्स बनाए जाए। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पेसिफिक एरिया चाहिए, ठीक है? दे डोंट जस्ट लिव इन वन पर्टिकुलर एरिया, वो मूवमेंट चलता रहता है उनका। तो उस एरिया को फ्री रखना ही एक सॉल्यूशन हो सकता है। सेकंड, जैसा अभी अभी डिस्कशन में आया, कॉन्ट्रासेप्शन की बात आई, ठीक है? तो इवन जो हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, उनको भी कलेक्ट करके उनको कैस्ट्रेट किया जाता है, या इस तरीके की साइंटिफिक इनोवेशन का टेक्निक का यूज किया जाता है, बिकॉज जैसे मंकीज की भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो देयर कुड बी सम वेज जिसमें कैप्चर कर लो, कैस्ट्रेट देम और डू समथिंग, ताकि इवेंचुअली उनका जो है पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रहे। थर्ड थिंग हो सकती है कि जो मंकीज एंड ऑल है उनको कलेक्ट करके किसी ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर उनको प्रॉपर खाना एंड ऑल तो मिले ही मिले, और प्लस ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ हद तक रिड्यूस हो जाए। फिर क्या करो, अवेयरनेस स्प्रेड करो। जैसे हमारी कई सारी जो महिलाएं होती हैं वो जाती हैं फॉरेस्ट में फॉडर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो उन पर ही यूजुअली जो गुलदार वगैरह का अटैक रहता है। तो
उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है, इतने पर्टिकुलर टाइम के दौरान आप मत जाओ, और अगर जाओ भी तो पूरे जो है अपने ग्रुप के साथ जाओ, ताकि आपका जो है ऐसा अगर कोई अटैक वगैरह की भी पॉसिबिलिटी हो वो ना हो। उसके अलावा क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने फॉडर की जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, चारा जो है गवर्नमेंट देगी, तो कई बार तो ऐसा हो सकता है औरतों को जाने की जरूरत ही ना पड़े, उसका एक पर्टिकुलर रेट फिक्स्ड है शायद कि इतना इतने अमाउंट में आपको जो है फॉडर मिल जाएगा, तो घर में बैठे बैठे आप जो है फॉडर खरीद सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे केस में जिन लोगों को जाने की जरूरत नहीं। उसके अलावा क्या है, अगर जैसे किसी की फसल का नुकसान हो गया, ठीक है, तो पीएम फसल बीमा योजना जो आती है उसके अंतर्गत आप जो है प्रोवाइड करो उनको प्रॉपर बीमा, यानी अगर उनका लॉस हो भी रहा है तो उनको सब्सटीट्यूट मिल सके या एक तरीके से कंपेंसेशन मिल सके, ठीक है। उसके अलावा ग्राम पंचायत जो है, उनको और सशक्त बनाने की जरूरत है, ताकि वो इस तरीके के जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको लोकल लेवल पर ही सुलझा सके, ठीक है। और बाकी जैसे अभी आपने बताया कि वी शुड फोकस ऑन रीफॉरेस्टेशन, ताकि इस तरीके के प्लांट्स ग्रो करे जाएं एरिया, ये जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज है वहां ऐसे प्लांट्स हो कि एनिमल्स को बाहर निकलने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हम लोग वहां पर उन लोगों को अगर फैसिलिटीज मिलेंगी तो व्हाई वुड दे एंटर इनटू द रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो मॉनिटरिंग एंड ऑल, रेडियो कॉलरिंग एंड ऑल, वो भी अलग चीज है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हालांकि क्योंकि अभी जो रेडियो कॉलर की वजह से एक नुकसान हुआ है, आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी कि जो हमारा रिसेंटली चीतास को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो कॉलर्स को खुरचने की वजह से मोस्ट ऑफ देम दे आर डाइंग, ठीक है। तो दैट इज अनदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। बट ठीक है, इस तरीके की जो आप लोग चीजें कर सकते हो। उसके अलावा बायो फेंसिंग की हमने बात करी, वी टॉक्ड अबाउट इको कॉरिडोर्स, तो ये सब ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है, ठीक है, अवेयरनेस एंड ऑल, ठीक है। आई थिंक द टॉपिक हैज बीन कवर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, तो सजेस्ट सम वेज टू इम्प्रूव इको टूरिज्म फैसिलिटीज इन उत्तराखंड। फिर से आई रिपीट द क्वेश्चन कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में कुछ सुझाव दीजिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। सजेस्ट सम वेज टू इम्प्रूव इको टूरिज्म फैसिलिटीज इन उत्तराखंड, तो बताइए भाई। किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है इको टूरिज्म को? बोलो बोलो भाई। इको टूरिज्म कह लो या सस्टेनेबल टूरिज्म कह लो, उसको किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं हम उत्तराखंड में? एनीवन? मैं मोस्टली रेन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकती हूँ, और जो हम सस्टेनेबल टूरिज्म को वो बढ़ावा देने के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है उसको उसके प्रति अवेयर कर सकते हैं लोगों को। और उत्तराखंड में जो टूरिस्ट की वजह से या अन्य लोकल्स की वजह से जो वेस्ट वगैरह होता है उसको हम अगर प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करें तो उससे भी उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उत्तराखंड की तरफ। ओके, और कोई? Uh, ma'am, I would like to answer. Ma'am, to हम्म enhance ecotourism in Uttarakhand, ma'am, firstly, to the government agencies or the NGO should upgrade the skills in different fields. Like, ma'am, in different skills, like for example, like Zoological Survey of India and Botanical Survey of India, each year they have introduced a course of parataxonomist. So, ma'am, the हम्म local people of different villages can apply, and there they teach different species as well as animals for ecotourism. Like जो भी बाहर के गाइड, मतलब जो गाइड होते हैं वो प्रॉपर, तो दे नो द साइंटिफिक नेम्स, वो प्लांट्स की स्पीशीज, उनके मतलब उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो मैम वो उससे इनहेंस होता है। जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनसे वो दे कैन ऑल्सो मतलब do that parataxonomist thing. Secondly, हम्म to enhance the tourism, we have different lakes. So there we can do water, मतलब water sports. Second, हम्म third, then the homestays. हम्म Homestays also a good concept for, and the orchard homestays. मतलब we have so many orchards of different fruits. So ma'am, हम्म we can introduce ki like in certain season the tourists can come and pluck the fruits as well as can make the the uh, different food items like squashes, jams, and such kind juices with the help of local. So this could also help the enhancing the ecotourism according to me. मतलब थोड़ा सा मुझे नया लगा बात जैसे नॉर्मल बाकी सब चीजों से।
ओके एंड राइट जैसे टिहरी डैम में है, मतलब टिहरी झील में है मैम, वहाँ पे आजकल वो फ्लोटिंग होम स्टेज दे रहे हैं. दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एडवेंचर्स games also there. So this could also help, ma'am. वेरी But नाइस this ओके parataxonomist thing is new because I've myself enrolled in this course. So they teach a lot. मतलब like they have a lot of potential. Government खुद उनको certificate देती है and certified करती है कि they can tell you about flora and fauna of that particular area. So ma'am, ये थोड़ा सा this is something new. Like I ओके would like to share. हाँ, yes ma'am. ओके राइट राइट Thank you. ओके ओके एनीवन एल्स मैम जैसे अभी अल्मोड़ा में एक सर्किट बनाया गया है, उसमें ऐसे मेडिसिनल प्लांट लगा दिए जा रहे हैं जो हीलिंग सेंटर के जैसा काम कर रहा है. तो इस तरीके का टूरिस्ट सर्किट बना के भी इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं. और जैसे हमारा स्टेट योगा में आ गया है तो योगा सर्किट डेवलप कर सकते हैं. एक नेचुरल एनवायरनमेंट में योगा सेंटर बना सकते हैं, जैसे ऋषिकेश में बना हुआ है पानी के बीच में या नदियों के किनारे पे. और जैसे मैम भवाली में एक सैनिटोरियम करके जगह है जहाँ पे टीबी पेशेंट का इलाज होता है. तो इस तरीके से मेडिसिनल पर्पस वाला योगा, मेडिसिनल पर्पस वाले जो चीजें हैं उसको भी इको टूरिज्म के साथ जोड़ सकते हैं, तो उससे भी टूरिज्म बढ़ेगा मैम. ओके ओके नाइस पॉइंट्स ओके और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे मैम जो इको टूरिज्म में जो गाइड इंक्लूडेड होंगे उनको अगर हम जो प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए हम प्रॉपर ट्रेन करें तो जैसे जो बाहर के प्लेन्स के टूरिस्ट आते हैं अगर वो कोई ऐसी टफ सिचुएशन में या हाइट पे जाने पे उनको कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उसको वो प्राइमरी फेसिया मतलब डील कर सके डॉक्टर के उसमें. तो ये हमें इससे भी एक मतलब अप्रोच हो सकता है अच्छा. राइट जो राइट गाइड होते हैं उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करा के ट्रीटमेंट के. राइट वेरी गुड पॉइंट मैम और जो उनको जो गाइड उनके साथ जो टूरिस्ट गाइड जाएंगे उनको अगर हम वाइल्ड लाइफ जो मतलब एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे डील करने की कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो इससे भी टूरिस्ट की सिक्योरिटी मेंटेन रह सकती है. ओके ओके और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे इसमें यस मैम, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ. जी बोलिए मैम इसके लिए जैसे जो स्थानीय निवासी हैं उनको गाइड की ट्रेनिंग दी जा सकती है क्योंकि कई जो जगह हैं वो केवल स्थानीय निवासी जिनको पता होती है तो वो उनको अच्छे से जानते हैं तो वो उसकी ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं. और दूसरा यह कि जो ट्रैकिंग रूट्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड होता है और बर्फ़ जो है वो ग्लेशियर उसके जो है कई बार स्लाइड कर जाते हैं तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है. और इसके बाद जैसे बर्ड वाचिंग के हॉटस्पॉट हैं तो उनको भी डेवलप कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है इसमें काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साउथ इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया से, तो उसको भी डेवलप कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट वाइब्रेंट विलेजेस वाला प्रोग्राम चला रही है तो उसमें भी जो है स्थानीय निवासी जो है बढ़ चढ़ के भाग लें तो गवर्नमेंट को और प्रमोशन मिलेगा तो और जल्दी काम हो पाएगा. और जो अनआइडेंटिफाइड और जो उतने फेमस प्लेसेस नहीं है जो स्थानीय तौर पे तो उनको भी डेवलप करके थोड़ा प्रमोट करके तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है. ओके ओके नाइस पॉइंट्स बढ़िया है ठीक है. और कोई और भी कोई स्टूडेंट्स अगर ऐड करना चाहें कुछ ओके तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो आप ही लोगों ने कवर कर लिया आई थिंक. और कोई कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं तो कोई अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज बोलिए अदरवाइज आई विल एंड द टॉपिक. हाँ भाई बताओ अगर कोई कुछ कहना चाहता है एनीवन. ओके तो ठीक है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो आप लोगों ने बोल ही दिए. तो वही है कि ठीक है अगर पूछा जाए तो 4 एरियाज में बेसिक फोकस रखना है. पहले तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लोगों ने बात करी, चाहे आप बात कर लो वेदर वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट यानी रोड्स एंड ऑल की फैसिलिटी, वेदर वी टॉक अबाउट द अकोमोडेशन लाइक होम स्टेज एंड ऑल ठीक है, और वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल 5G एंड ऑल फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड.
तो दैट ऑल कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, पहला तो फोकस यहाँ रखना है। दूसरा आप लोगों ने बोला ट्रेनिंग के बारे में, तो ऑब्वियसली टूर्स एंड ट्रैवल गाइड्स जो कि लोकल पीपल को इनकरेज करो, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दीज एरियाज, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, प्लस जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं वो भी ऐसे एरियाज में जा पाएंगे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है, उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स और लोकल पीपल को हम ट्रेनिंग भी देंगे, तो उससे क्या होगा कि उनका स्किल भी डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, एंड दिस इज अनदर वे इन विच वी कैन गो अबाउट। तीसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखो इको टूरिज्म बेस्ड ही इस फंडा पे है कि भैया वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते करते उसके साथ साथ में अपनी इकोनॉमी या अपने फाइनेंसेस को बढ़ावा देना है या इंप्रूव करना है या अर्निंग करनी है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो ऐसी है जो ये ऐसे एरियाज हैं वहां पर लिटर एंड ऑल ना किया जाए, वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो लोगों को, जिससे कि नेचर भी बचे, कंजर्व्ड हो। और जैसे लैंडस्लाइड एंड ऑल की होती है तो उसका लैंडस्लाइड को तो हम वैसे रोक नहीं सकते बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग नेचुरली, ठीक है। बट उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हो, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो ट्रीज को, और जो भी वहां सुविधाएं हैं, जो भी वहां पर इस तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करा जाए। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो लोकल जो वहाँ के फूड एंड बेवरेजेस हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो सीएम उन्होंने ये बोला था, जितने लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनको ये कोशिश करी जाए कि उनके 5% जो वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं या जो 5% उनका जो खर्चा है वो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने की ओर किया जाए। उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स हमने बात करी। उसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कभी गए किसी भी रेलवे स्टेशन अभी रिसेंट टाइम्स में, तो वहां स्टॉल्स होती हैं। स्टॉल्स में क्या है, वहां का लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे बड़ी हो गई, राजमा हो गया, मुंशियारी राजमा की कल कोई बात कर रहे थे हमारे पिथौरागढ़ के साथी। इस तरीके जो और भी जैसे कैंडल क्राफ्ट है, एपन है, या ब्रास प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या लोकल आइटम्स हैं, उनको हम लोग इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर कुछ दिन पहले आप लोगों ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी होगी, उन्होंने उसमें भोजपत्र के बारे में बताया था कि वो गए थे चमोली, तो वहां की जो कुछ महिलाएं हैं उन्होंने भोजपत्र में उनको एक कुछ गिफ्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हम लोगों को जिसमें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक पहचान मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम जो है यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और इको टूरिज्म के रिच रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, उसके अलावा हेल्थ एंड ऑल के जो बारे में आपने बात करी, हेल्थ एटीएम्स भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। फिर आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, किसके बीच में, गोवा के बीच में और उत्तराखंड के बीच में। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज हैं जैसे पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, उसको इनकरेज किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है इन पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और उसको ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। तो ठीक है, फिर डिस्कशन एंड करते हैं, अब सीवी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं डॉक्टर मेहता, आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ओके। तो आई एंड दिस रिकॉर्डिंग, जस्ट वेट अ मिनट।